आपकी हिंदी अध्यापिका आज एक नए जोश और एक नए उल्लास के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। हमने पिछले अध्याय किया था 7वां प्रत्यय और आज हम करने वाले हैं अपना नया अध्याय। कौन सा है? जो हमारा नया अध्याय है समास। कौन सा है हमारा नया अध्याय? समास। ठीक है, तो समास क्या होता है? समास सम प्लस आस, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक और संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक और संक्षिप्त। संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप। संक्षिप्त क्या होता है? छोटा रूप। वो क्या कहलाता है? हमारा समास। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? हमारा समास। फिर आता है समास के बाद हमारा समस्त पद। समास के बाद क्या आएगा? हाँ, सबसे पहले मैंने बताया था आपको सम प्लस आस। सम प्लस आस मतलब क्या होता है? सम का अर्थ होता है यानी कि अच्छी तरह से या परस्पर आपस में, अच्छी तरह से। सम अच्छी तरह से, परस्पर भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, या आपस में। आस यानी कि पास बिठाना। आस का क्या होगा? पास बिठाना। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया? समास शब्दों को पास पास बिठाए, आपस में मिलाकर बिठाए, वो क्या होंगे हमारे? अर्थात शब्दों को अच्छी तरह से पास पास बैठाना, वो क्या होगा? संक्षेप करने की विधि। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं छोटा करने की विधि क्या कहलाती है? हमारी समास कहलाती है। फिर आता है हमारा समस्त पद। समास के बाद क्या आएगा? हमारा समस्त पद। समस्त पद क्या होता है? समस्त पद यानी कि समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद होता है। समास के जो नियम बनाए गए हैं, जो समास के नियम हैं, उनका समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद होता है। इसे हम क्या कहते हैं? सामासिक शब्द भी कहते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? सामासिक शब्द। ठीक है, समस्त पद क्या होगा? समास के नियमों से बना एक शब्द जो समस्त पद होता है, इसे हम क्या कह सकते हैं? सामासिक शब्द भी कहते हैं। इसमें दो पद होते हैं। इसमें कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। कितने होंगे? दो पद होंगे। सबसे पहले होगा हमारा पूर्व पद और दूसरा कौन सा होगा? हमारा उत्तर पद। दूसरा कौन सा होगा? हमारा उत्तर पद। ठीक है, पहला कौन सा हुआ? पूर्व पद और दूसरा कौन सा हुआ? हमारा उत्तर पद। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं पहला पद भी बोल सकते हैं, इसको हम पहला पद बोल सकते हैं, इसको हम दूसरा पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा, हमने बता दिया पहले पद को हम क्या बोल सकते हैं? पूर्व पद, और दूसरे पद को हम क्या बोल सकते हैं? उत्तर पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया चंद्रमुख। क्या ले लिया हमने? चंद्रमुख। अब देखो, एक ये है और एक ये है। ये हमारा क्या हो गया? पहला पद, और ये हमारा क्या हो गया? उत्तर पद। इसको हम पूर्व पद भी बोल सकते हैं, इसको हम उत्तर या दूसरा पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात आता है हमारा समास विग्रह। समास विग्रह का मतलब क्या होता है? समस्त पदों को तोड़ने अर्थात अलग अलग करने की विधि। समस्त विग्रह क्या कहलाएगा? समास का विग्रह क्या कहलाएगा? विग्रह यानी कि अलग अलग करना, यानी कि जो शब्द दे रखे हैं उनको अलग, जैसे हमने ये शब्द किया, इसको अलग अलग करना क्या होगा? हमारा समास का विग्रह। जैसे चंद्रमुख लिखा तो मैं इसको लिख दूं चंद्र के समान मुख, यानी कि जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? समास विग्रह। इसके पश्चात आता है समास के भेद। समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? समास भेद। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा तत्पुरुष समास। सबसे पहले कौन सा ले लिया हमने? तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरा हमने ले लिया अव्ययी भाव समास। दूसरा कौन सा हो गया? हमारा अव्ययी भाव समास। तीसरा कौन सा हो गया? हमारा द्विगु समास। तीसरा कौन सा हुआ? हमारा द्विगु समास। चौथा कौन सा हो गया? हमारा द्वंद्व समास। क्या हो गया? हमारा द्वंद्व समास। फिर पांचवा कौन सा हो गया? हमारा पांचवा हो गया हमारा ये कर्मधारय। और छठा कौन सा हो गया? हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा हो गया? हमारा बहुव्रीहि समास।
ठीक है। कौन कौन सा हुआ हमने क्या कि सबसे पहले हमने क्या समास क्या होता है समास के, फिर हमने समस्त पद क्या हुआ, समास विग्रह क्या होता है, फिर हमने क्या है समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6, मुख्य रूप से कितने हुए 6। सबसे पहले हमारा कौन सा आता है तत्पुरुष समास, दूसरा हमारा कौन सा आता है अव्ययीभाव समास, तीसरा कौन सा आता है हमारा द्विगु समास, चौथा कौन सा आता है द्वंद्व समास और पांचवा कौन सा है क्रमधारय और छठा कौन सा है हमारा बहुव्रीहि समास। अब सबसे पहले हम करते हैं तत्पुरुष समास। सबसे पहले हम कौन सा समास करेंगे तत्पुरुष समास। अब आता है तत्पुरुष समास। क्या होता है तत्पुरुष समास, तत् वह पुरुष आदमी, वह आदमी यानी कि जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष क्या होगा, जिस समस्त पद में पूर्व पद संज्ञा तथा अथवा विशेषण यानी कि पूर्व पद संज्ञा हो या विशेषण हो और प्रधान होता है, उत्तर पद संज्ञा और प्रधान होता है यानी कि दूसरा पद। सबसे पहले पहला पद क्या होता है इसमें, या तो संज्ञा हो या विशेषण हो। पहला पद क्या होगा, या तो संज्ञा होनी चाहिए या विशेषण होनी चाहिए। और उत्तर पद क्या होता है इसमें, उत्तर पद प्रधान होता है, मुख्य होता है। बताया था ना, एक पूर्व पद होता है एक उत्तर पद होता है। दूसरा पद क्या होगा इसका, उत्तर पद जो कि क्या होगा, दूसरा पद इसके अंदर प्रधान होता है, मुख्य होता है। दूसरा पद क्या होता है इसमें प्रधान, ठीक है। पहला पद क्या होता है संज्ञा हो या विशेषण हो, दूसरा पद क्या होगा इसमें प्रधान होगा। इसके अतिरिक्त समास करने पर दोनों शब्दों के बीच इस समास में क्या होता है, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो दोनों शब्दों के बीच क्या होगा, विभक्तियों का लोप हो जाता है। यानी कि हमने जो कारक पढ़े हैं, कारक कितने होते हैं हमारे 8 होते हैं, उनमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर किस किस को छोड़कर, कर्ता को छोड़ दें और संबोधन को छोड़ दें। इसके अतिरिक्त विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो छोड़ दिए हमने, कितने बचे हमारे पास 6 बचे। इन 6 का कौन कौन से हो गए, ये कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और एक हमारा कौन सा रह गया अधिकरण, ठीक है। इनकी विभक्तियों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ये 6 प्रयोग किए जाते हैं हमारे किसमें, तत्पुरुष समास में। जैसे हमने कर दिया स्वर्ग प्राप्त, जैसे हमने शब्द ले लिया स्वर्ग प्राप्त, यानी कि एक इसमें पूर्व पद है, दूसरा क्या है इसमें उत्तर पद भी बोल सकते हैं, दूसरा पद भी बोल सकते हैं, वो क्या होता है इसमें प्रधान होता है। तो इसमें हमने क्या, स्वर्ग को प्राप्त, किसको प्राप्त, स्वर्ग को। तो कौन सी विभक्ति आई इसमें, को विभक्ति। और जब हम इसको इकट्ठा करते हैं तो इस विभक्ति का क्या कर देते हैं, हम लोप कर देते हैं। तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। जैसे विद्यालय कर देते हैं हम, क्या किया हमने, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए, किसके लिए, विद्या के लिए आलय। अब देखो ये 2 शब्द थे, हमने ये क्या किया है विभक्ति, और इसका लोप करेंगे तो क्या बन जाएगा विद्यालय। तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। जैसे हमने कर दिया दानवीर, क्या कर दिया, दानवीर, दान में वीर, यानी कि जो दान देने में वीर हो, महान हो, दान में वीर, ठीक है। तो इस विभक्ति का क्या हो जाता है, यहाँ पर लोप हो जाता है, ठीक है। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। इसके पश्चात हमारा दूसरा कौन सा आता है, सबसे पहले हमने कर लिया तत्पुरुष समास, दूसरा हम करेंगे द्विगु समास। दूसरा हम कौन सा करने वाले हैं, द्विगु समास। सबसे पहले हमने किया है तत्पुरुष समास, दूसरा हम कौन सा कर रहे हैं, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, जिस समास में पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो। क्या बताया है, पूर्व पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची, ठीक है। संख्यावाची विशेषण हो, पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची विशेषण हो, और जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो, जिसके समस्त पद से, समस्त पद क्या होता है, पूरा पद, यानी कि जो पूरा पद होता है उससे किसका हो, समूह का बोध हो, वो क्या कहलाएगा हमारा द्विगु समास। जैसे हमने कर दिया त्रिलोक, देखो अभी मैंने बताया कि भाई क्या होता है, पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची, संख्यावाची है। अब त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, त्रिलोक क्या होगा, 3 लोकों का समूह, यानी कि 3 लोक हो जिसके अंदर 3 लोकों का समूह क्या कहलाएगा, त्रिलोक,
ठीक है। समूह या समाहार, समूह या क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर समाहार का बोध हो तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। इसकी पहचान क्या होती है, पहला शब्द क्या होना चाहिए, पहला संख्यावाची विशेषण होना चाहिए। जैसे नवरत्न, क्या कहते हैं हम, नवरत्न, नवरत्न क्या होगा, नौ रत्नों का समूह, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, द्विगु समास। जैसे हम कह दें सप्तपदी, सप्तपदी, ठीक है। तो सप्तपदी क्या होगा, 7 पदों का समाहार, 7 पदों का पदों का समाहार, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। इसके पश्चात जैसे सतसई, सतसई एक रचना भी है, किसकी है, कबीरदास जी की, 702 का समाहार, जिसके अंदर क्या हो, 702 हो, 702 का समाहार, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सतसई द्विगु समास। इसके पश्चात हम करेंगे द्वंद्व समास। अब देखो भाई द्वंद्व, द्वंद्व क्या है, ये द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास में दोनों पद समान हो, बराबर हो या विलोम भी बोल सकते हैं। इसमें हम समान हो, बराबर हो या विलोम हो, या दोनों ही पद क्या होते हैं, इसमें प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, इसमें समान होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं, या फिर विलोम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा हमारा द्वंद्व समास। जैसे जिस समास में दोनों पद यानी कि पूर्व पद भी और उत्तर पद भी समान हो या प्रधान हो, और समास विग्रह करने पर, यानी कि जब हम समास का विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करने पर क्या आ जाए, उनके बीच में और आ जाए, उनके बीच क्या आ जाए, और या आ जाए अथवा आ जाए, ठीक है। और आ जाए या आ जाए अथवा आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अन जल, क्या कहेंगे इसको हम, अन और जल, ठीक है। जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात जैसे हम कह दें लाभ हानि, लाभ हानि, या तो लाभ हो या हानि, लाभ या हानि, ठीक। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व, यानी कि बराबर की टक्कर लेने वाले, यानी कि एक समान पद वाले हो, एक समान हो, प्रधान हो, यानी कि द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ये दोनों विलोम भी हो सकते हैं। इसके पश्चात हम करेंगे कर्मधारय समास। अभी अगला हम कौन सा करेंगे, कर्मधारय। कर्मधारय समास क्या होता है, देखो भाई, कर्मधारय समास जिसके अंदर क्या हो भाई, जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेषण क्या होना चाहिए। देखो इसमें मेन चीजें हैं, एक तो है विशेषण और दूसरा क्या है, विशेष्य। विशेषण विशेष्य हो, विशेषण विशेष्य, या फिर क्या हो, उपमेय हो या उपमान हो। क्या है, उपमेय हो या उपमान, यानी कि कर्मधारय समास के अंदर क्या होना चाहिए, देखो जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष है अथवा उपमान और उपमेय का संबंध रहता है, यानी कि उपमेय या उपमान जहाँ पर संबंध पाया जाता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अब सबसे पहले आता है उपमेय, सबसे पहले है विशेषण। विशेषण क्या होता है, विशेषता बताने वाला शब्द। विशेषण क्या होगा, जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण क्या होगा, विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषता बताने वाला शब्द, ठीक है। उसके बाद है विशेष्य। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेष्य क्या होगा, जिसकी विशेषता बताई जाती है। फिर आता है हमारा उपमेय और उपमान। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। उपमेय जिसकी तुलना, तुलना यानी कि समानता, ठीक है, जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या होगा, जिससे
यानी कि उपमान क्या होगा, जिससे तुलना की जाए, ठीक है ना, जिससे तुलना की जाए। सबसे पहले आया हमारा विशेषण विशेष्य, फिर आया हमारा उपमेय उपमान। विशेषण क्या होता है, विशेषता बताने वाला शब्द, और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे अभी कह दें हम, जैसे मैंने कर दिया महात्मा, उपमेय उपमान में देख, जैसे विशेषण विशेष्य में देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे महात्मा, महात्मा महान है जो आत्मा है, जो आत्मा, क्या आ गया ये, महात्मा। महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा, ये क्या होगा हमारा विशेषण और विशेष्य। इसमें देखो, महान आत्मा क्या है, विशेषण, और विशेष्य क्या है, महान, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, किसकी विशेषता बताई गई है, आत्मा की, और क्या बताई गई है कि वो भी महान है, ठीक है। फिर उपमेय है और उपमान है। जैसे चंद्रमुख, उपमेय उपमान चंद्रमुख, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान। इसका हम दो तरह से विग्रह कर सकते हैं, या तो है जो लगा के, या के समान करके। चंद्र अगर उपमेय उपमान है तो हम के समान यानी कि तुलना कर सकते हैं, और यदि हमारे पास विशेषण विशेष्य है तो हम है जो से उसकी तुलना कर सकते हैं, उसकी विशेषता बता सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने विशेषण में भी किया होगा, काला घोड़ा, तो घोड़ा क्या है, विशेषता बताने वाला शब्द है, और विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई, यानी कि कैसा है, सुंदर है, काला है, पीला है, नीला है, जैसा भी है उसकी विशेषता जो भी बताई गई है वो क्या होगा उसका। जैसे नील गगन, नील गगन, अब गगन की विशेषता बताई है कि भाई कैसा है, नीला है, तो क्या करेंगे हम, नीला है जो गगन, क्या करेंगे, नीला है जो गगन, ठीक है, नीला है जो गगन। इसके पश्चात जैसे मृगलोचन, मृगलोचन, मृग यानी कि हिरण बोलते हैं जिसको, लोचन आंखें, मृग के समान लोचन, यानी कि मृग की आंखें कैसी होती हैं, चंचल होती है, बहुत सुंदर होती हैं, मृग के समान लोचन, लोचन यानी कि आंखें, मृग हिरण के समान जिसकी आंखें, ठीक है। इसके पश्चात हम करेंगे हमारा कौन सा है अगला, अव्ययीभाव समास। कौन सा है हमारा अव्ययीभाव समास। अब आता है अव्ययीभाव समास क्या होता है। अव्ययीभाव समास यानी कि जो अव्यय हो, जिसमें जिस समास का पूर्व पद अव्यय प्रधान हो, पूर्व पद अव्यय प्रधान हो। अब अव्यय का हमें पता होना चाहिए कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय वो होते हैं जिनके ऊपर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का, यानी कि जिसमें लिंग वचन कारक और काल के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जिसमें लिंग वचन कारक और काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन ना हो, यानी कि वो शब्द वैसा का वैसा ही रहे, वो क्या होंगे हमारे अव्यय होते हैं। और इसमें क्या होता है, अव्ययीभाव समास में अव्यय प्रधान होता है और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा और विशेषण हो, तो वहाँ पर समस्त पद अव्यय का ही काम करते हैं। यानी कि अव्ययीभाव समास क्या हो जाएगा, जिस समास का पूर्व पद अव्यय प्रधान हो और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण हो तथा समस्त पद अव्यय का ही काम करे, उसे क्या कहेंगे हम, अव्ययीभाव समास कहेंगे, ठीक है। जैसे यथा शक्ति। अब देखो यथा क्या है, यथा क्या है हमारा अव्यय है, यथा क्या है अव्यय, यानी कि यथा को हम कहीं भी लगाएं उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। शक्ति क्या है हमारा, संज्ञा या विशेषण कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यथा शक्ति। विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, शक्ति के अनुसार। विग्रह करने पर क्या आएगा, शक्ति के अनुसार, यानी कि जितनी शक्ति थी उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा हमारा, अव्ययीभाव समास। जैसे यथा मति, मति यानी कि बुद्धि, यथा वही के अनुसार, मति के अनुसार यानी कि बुद्धि के अनुसार, जैसा हमारा था उसी के अनुसार, मति के अनुसार, ठीक है, मति के अनुसार, यथा के अनुसार, ठीक है। उसके पश्चात जैसे पल पल, पल ही एक ही पल में, पल पल यानी कि पल ही पल में या एक ही पल में, ठीक है, एक ही पल में, तो ये सब क्या है हमारे अव्ययीभाव समास है। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्येक यानी कि हर एक दिन, प्रतिदिन, दिन दिन या प्रत्येक दिन। पेट, भरपेट,
भर क्या है यहाँ पर? भर पेट। तो भर क्या है? वही अव्यय है, भर पेट, पेट भरकर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होगा? हमारा अव्ययीभाव समास होगा। इसके आगे हमारा कौन सा रह गया? एक और रह गया हमारा, कौन सा है? बहुव्रीहि समास। ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास वो होते हैं जिसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि ना पूर्व पद प्रधान होगा, ना उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि किसी तीसरे की ही विशेषता के बारे में बताया जाता है, किसी तीसरे का ही पर्याय बन जाता है ये दोनों शब्द। तो उसे हम क्या कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई भी पद प्रधान न हो और समस्त पद किसी अन्य का पर्याय बन जाए, अन्य का पर्याय बन जाए यानी कि कोई अन्य ही अर्थ देता हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा बहुव्रीहि समास। जैसे हमने ले लिया दशानन, सभी जानते होंगे दशानन के बारे में। दशानन 10 हैं आनन जिसके, हमने एक पहले भी किया था संख्यावाची शब्द, वो भी बताऊंगी मैं आपको। दशानन क्या है? यहाँ पर 10 हैं आनन जिसके, आनन जिसके, और इसे हम बताएंगे कि भी कौन है। हमने बताया था कि भाई ना तो पहला पद प्रधान होता है, यानी कि ना तो ये 10 प्रधान है, ना ये आनन, आनन यानी कि मुख, ना ये मुख प्रधान है, यानी कि 10 हैं आनन जिसके, यानी कि कोई व्यक्ति विशेष, और वो कौन है? हमारा रावण। कौन थे? रावण। तो ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास, यानी कि 10 हैं आनन जिसके, लेकिन अर्थ कुछ अलग ही बताया इसने हमें। अर्थ क्या बताया? कुछ अलग बताया। तो ये हमारा क्या होगा? रावण। तो ये हमारा बन गया बहुव्रीहि समास। अब मैंने बताया था आपको कि संख्यावाची शब्द जो जिसका पहला पद संख्यावाची है वो क्या होगा? हमारा द्विगु समास। लेकिन उसमें क्या था कि जो शब्द थे वो किसका कर रहे थे? समूह या समाहार का बोध करा रहे थे, समूह या समाहार का बोध कराए। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, जैसे मृगनयनी, मृगनयनी यानी कि नयनी, मृग नयन करे तो किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, लेकिन मृग नयनी क्या है? तो मृग के समान नयन हो जिसके, यानी कि मृग के समान, मृग के समान नयन हो जिसके, जिसके यानी कि किसी स्त्री विशेष के लिए यहाँ पर बात हो रही है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में क्या करेंगे? स्त्री विशेष, यानी कि किसी विशेष के बारे में बताया गया है जिसके मृग के समान, मृग के समान क्या है? नयन है, आंखें हैं। ठीक है, मृग की आंखें, मृग की आंखें कैसी होती हैं? चंचल होती हैं, सुंदर होती हैं। ठीक है, तो हमने कौन सा समास किया अभी? बहुव्रीहि समास। 12 सिंगा, 12 है सिंह जिसके, 12 सिंगा, 12 सिंगा, 12 है सिंह जिसके, 12 हैं सिंह जिसके, अर्थात एक पशु। क्या है ये? अर्थात एक पशु। इसके पश्चात हमने पहले किया था महात्मा, महान है जो आत्मा। क्या किया था हमने? महात्मा, महान है जो आत्मा। लेकिन यदि हम महात्मा में कर दे महान है आत्मा जिसकी, क्या कर दे? महान है आत्मा जिसकी। हमने पहले किया था महान है जो आत्मा, अब मैंने क्या है? महान है आत्मा जिसकी, अर्थात अब मैंने लगाया है, देखो अर्थात, अर्थात यानी कि कोई महान व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, किसी महान व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो ये व्यक्ति विशेष बन गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा इस महात्मा में? बहुव्रीहि समास। हमारे विग्रह के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इस समास को क्या नाम देंगे। यदि हम इस तरह से विग्रह करते हैं तो हम उसको सबसे पहले किसकी मान्यता देंगे? बहुव्रीहि समास की, वरना हम कौन सा बताएंगे? उसमें कर्मधारय समास बताएंगे। तो हमारा विग्रह करने के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम उसको क्या नाम देंगे। वैसे भी हमें सबसे पहले मान्यता किसको देनी है? सबसे पहले हमें बहुव्रीहि समास को ही मान्यता देनी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके पश्चात हम अपना अगला अध्याय के ऊपर चलेंगे। ठीक है।